हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम लोग जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम पर डिस्कशन करेंगे। जीएसटी में बहुत सारे पेपर्स अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि कोई ऐसा टैक्स सिस्टम हो जिसमें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें यानी वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स मेंटेन ना करना पड़े। तो उनके लिए गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम लाती है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है कि कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मींस कंपोजिशन स्कीम में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। और अगर आप मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा से बिलोंग करते हो तो आपका टर्नओवर 75 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको आईटीसी मीन्स जो आपने एट द टाइम ऑफ परचेज पेमेंट किया था उसका पे जो जीएसटी का पेमेंट किया था उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी उसका 2% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा एज जीएसटी। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपकी जितना भी आउटवर्ड सप्लाई होगी मीन्स सेल्स होगी उसका आपको 1% पे करना होगा एज जीएसटी। और इसका जो रिटर्न फाइल किया जाता है वो क्वार्टरली फाइल किया जाता है। एक और लिमिटेशंस होती है कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप अपने स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट को गुड्स सोल्ड नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली था कंपोजिशन स्कीम। और एक दूसरी यहाँ पे एक और टॉपिक कवर करेंगे, रिजर्व चार्ज। बेसिकली रिवर्स चार्ज जो होता है वो मीन्स जब हम कोई गुड सोल्ड करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, बट किसी किसी कंडीशन में हम कुछ गुड्स रिसीव करते हैं या परचेज करते हैं या सर्विस अवेल करते हैं तो भी हमें जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। मीन्स परचेज कर रहे हैं तो भी। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? अगर हम जीटीए की सर्विस अवेल कर रहे हैं मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेल कर रहे हैं। अगर हम कोई प्रोफेशनल सर्विस अवेल कर रहे हैं तो हमें जीएसटी का पेमेंट करना होगा। और इसी के साथ साथ अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज किया है और उसकी वैल्यू 5000 या उससे ज़्यादा है तो भी हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following person can opt for composition scheme? Making a supply of goods which are not liable to GST, making any interstate outward supply of goods। interstate supply basically means होता है कि जब आप अदर स्टेट को गुड्स सोल्ड करते हैं। effective of supply of goods through e-commerce operator liable to collect tax at source। ई-कॉमर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं होती है और फर्स्ट में भी नहीं आ रहा है, सेकेंड में भी आपका आंसर, क्योंकि आप इंटर स्टेट गुड सप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो। और ई कॉमर्स भी कंपोजिशन स्कीम में कवर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टर्नओवर के लिमिट के बारे में कि कितना टर्नओवर लिमिट होना चाहिए कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो उसकी जो नॉर्मल लिमिट है वो है 1.5 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द रेट अप्लीकेबल अंडर जीएसटी टू ए रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग ए मैन्युफैक्चरर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर है और उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो उसको टोटल टर्नओवर का 2% जीएसटी पे करना होगा, और अगर वो ट्रेडर है तो उसको 1% जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कैन कंपोजिशन स्कीम बी अवेल्ड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन अफेक्ट्स इंटर स्टेट सप्लाई? यस, नो, यस सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी यस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ
कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी हम लोग पहले अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई आपको करनी है और कंपोजिशन स्कीम है तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपने स्टेट के ही अंदर गुड्स सोल्ड करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, कैन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट? यस, नो। इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली। इसमें भी हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर कंपोजिशन स्कीम आपने ले रखी है, कंपोजिशन स्कीम में पंजीकरण कराया हुआ है, मीन्स रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, what are the supply on reverse charge mechanism would apply? Notified categories of goods or services, inward supply of goods services from unregistered dealer, and option C both the above and option D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स जो सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है उसमें भी रिवर्स चार्ज लगेगा, और अगर हम रजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं तो उस पर भी हमें जीएसटी पे करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ ए जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड नॉट ए बिजनेस एंटिटी, लायबिलिटी पे जीएसटी इज ऑन सप्लायर्स, रेसिपिएंट, सी, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो मीन्स अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो और हम जीटीए की सर्विस अवेल कर रहे हैं तो जो रेसिपिएंट होगा वो टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर पर्सन जो सर्विस अवेल कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो सप्लायर है मीन्स जीटीए है उसको जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सप्लायर्स। क्वेश्चन नंबर 8, sponsorship services provided by Mr. A to Messrs. AB Limited, liability to pay GST is on Mr. A, AB Limited, C, A and B both and none of the above। मीन्स जब हम कोई सर्विस रिसीव करते हैं, अवेल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो रेसिपिएंट होता है उसको टैक्स पे करना होता है, क्योंकि यहाँ पे AB लिमिटेड है मीन्स रजिस्टर्ड होगी जीएसटी में, तो इस कंडीशन में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड है। प्रोफेसिटिंग फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड इज लायबल फॉर जीएसटी इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर XYZ। अब यहाँ पे देखिए जो रेसिपिएंट है वो डायरेक्टर है, हो सकता है उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना हो, या आप ये मान सकते हैं कि जो डायरेक्टर है उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सप्लायर है, जो सप्लायर है उसको जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? ऑप्शन ए लीगल सर्विसेज, ऑप्शन बी जीटीए, ऑप्शन सी मैन पावर सप्लाई, ऑप्शन 4 रेंट ऑफ ए क्लब, ये रेंट ए कैब सॉरी। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं और फिर उसके बाद ABCD दिया है। तो इसमें आपकी जो RCM से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं और प्लस जीटीए की सर्विसेज होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 है एंड पॉइंट नंबर 2 इस पे RCM अप्लाई होगा, और ये ऑप्शन नंबर दिया आपका सी में फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कंपोजिशन स्कीम की लिमिट मालूम होनी चाहिए कि 1.5 करोड़ लिमिट है। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। और अगर आप कुछ स्पेसिफाई 8 स्टेट बताई गई, नोटिफाई की गई है, उस स्टेट में अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपये से ज़्यादा है तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टोटल आउटवर्ड सप्लाई का
1% जीएसटी पे करना होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो टोटल टर्नओवर का, टोटल आउटवर्ड सप्लाई का 2% आपको जीएसटी पे करना होगा। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप अदर स्टेट में गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते हो। और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जस्ट कंपोजिशन स्कीम के जो डीलर्स होते हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, और वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 18th ऑफ द एंड ऑफ क्वार्टर। मीन्स अगर जून एंड होगा तो 18 जुलाई तक उस रिटर्न को फाइल करना होगा। तो आई होप कंपोजिशन स्कीम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी टॉपिक पे आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।